नमस्कार दोस्तों, अपना बायोलॉजी का आज टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त यानी ब्लड, हाँ ब्लड। तो ब्लड अपने शरीर के अंदर सर्कुलेट करता है क्या? करता है। पूरे शरीर के अंदर अपने ब्लड है वो घूमता रहता है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो यूजफुल होते हैं, उन सभी को मिलाकर ये एक क्या बन जाता है? तंत्र बन जाता है। और इस तंत्र को आज पढ़ने वाले हैं। इधर देख लो। तो ब्लड के अंदर कौन कौन से तंत्र काम करते हैं? जैसे हार्ट हो गया। ब्लड के अंदर कौन कौन से संगठन होते हैं? जैसे प्लाज्मा और रक्ताणु, रुधिराणु। प्लाज्मा के अंदर कुछ लिक्विड पदार्थ पाया जाता है। और ब्लड किससे मिलकर बना होता है? जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह अपन सब पढ़ेंगे। तो ब्लड अपन देखें तो जिस प्रकार जीवों में पाया जाता है, तो ब्लड दो प्रकार से, एक में तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। इस प्रकार खुला और बंद क्या होता है? बंद तो इसे कहते हैं जो एक पाइपलाइन अपने शरीर के अंदर क्या बिछी होती है? पाइपलाइन बिछी होती है और उस पाइपों के अंदर ब्लड क्या होता है? बहता है। उसे तो कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। खुला जिस प्रकार एक, हाँ जैसे जिस प्रकार एक बाल्टी में पानी भरा होता है ना, इस प्रकार कुछ जीवों में रक्त भरा होता है, उसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया और कुछ नहीं। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, किसमें खुला पाया जाता है, किसमें बंद पाया जाता है। तो अपन शुरुआत करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। देखो सबसे पहले क्या है, इसकी खोज और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ब्लड की खोज, ब्लड का जो अध्ययन है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। और ब्लड की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ब्लड का अध्ययन एंजियोलॉजी और ब्लड की जो खोज की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। एक तो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, यानी जिसको ओपन सिस्टम कहते हैं, और एक दूसरा क्या होता है? बंद परिसंचरण तंत्र है, क्लोज्ड सिस्टम। खुला और बंद मैंने बता दिया, कुछ नहीं है। बंद है जिनके अंदर पाइपों के अंदर ब्लड बहता है उसे बंद कहते हैं। और जो खुला पानी बहता है, खुला ब्लड बहता है, उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जैसे इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। अपने रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं क्या? वाहिनियां यानी उन छोटी छोटी नलिकाओं की कहते हैं वाहिनियां। इनके अंदर रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती। उदाहरण जैसे ऑर्थोपोडा, जितने भी कीट पतंग होते हैं ना, उनके अंदर कैसा रक्त पाया जाता है? खुला। मोल्स्का संगे जितने भी जीवन है, जैसे सीप, घोंगा, ये हो गए। ऑर्थोपोडा में कीट, कॉकरोच वगैरह ये आ जाते हैं। और मोल्स्का में जैसे सीप, घेंगा, ये इस प्रकार की जीव, इन सब में कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। वहीं बंद परिसंचरण तंत्र की रक्त वाहिनियों में क्या करता है? बहता। उदाहरण जैसे स्तनधारी यानी मनुष्य स्तनधारी में आता है क्या? बिल्कुल। स्तनधारियों में और केंचुए में, इनमें कैसा रक्त पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है रक्त का। ये इतने ही उदाहरण याद रखने हैं, बस इन्हीं का क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं है। रक्त के मूल तथ्यों की बात करें तो रक्त क्या होता है? रक्त की प्रकृति होती है तरल संयोजी उत्तक। तरल यानी लिक्विड। अरे अपना ब्लड होता है जो लिक्विड होता है क्या? इसलिए इसका नाम क्या दिया? तरल। संयोजी, ये बहुत से घटकों से मिलकर बना होता है, संयोग होता है इनके अंदर, संयोजी। उत्तक यानी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, इसलिए उत्तक कहते हैं। जैसे कोशिका है, अपना शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। और कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक तंत्र। और इन उत्तक तंत्रों से अपने क्या बने होते हैं? अंग। और अंग, बहुत सारे अंग मिलकर क्या बन जाते हैं? अंग तंत्र। और यह अंग तंत्र ही किसका निर्माण कर देता है? शरीर का निर्माण कर देता है। ये इस प्रकार क्रम चलता है। इसी प्रकार ब्लड के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ब्लड तरल के रूप में होता है, इसलिए तरल नाम आ गया। संयोजी यानी बहुत सारे संगठन होते हैं, इसका संगठन होता है ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो ये संयोग होता है। और उन समूह को क्या कह दिया? उत्तक कह दिया। क्योंकि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। तो ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये क्या है? कोशिका ही तो ही, अरे कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। इसलिए जो ब्लड है उसको कहा जाता है तरल संयोजी
उत्तक, क्या कहते हैं? तरल संयोजी उत्तक। याद रखना, ये नाम बहुत बार एग्जाम में। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। पीएच मान की बात करें अपन, रक्त का पीएच मान ये होता है 7.4। 7 से ऊपर चला गया क्या, इसका मतलब हल्का क्या हो जाता है? ये क्षारीय हो जाता है। मात्रा की बात करें तो एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्लड होता है वो कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। और वजन के आधार पर क्यों सुनाता है? तो वजन का 7% ब्लड होता है। जितना वजन होता है उसका 7% क्या होता है? ब्लड होता है। रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है क्या? रंग पर्पल कलर का होता है वैसे तो, लेकिन रंग के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग कैसा हो जाता है? लाल यानी रेड हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी इस स्लाइड की, सब याद करनी है आपको। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ब्लड का संघटन यानी रक्त का संघटन। रक्त दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो लिक्विड भाग होता है जिसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा। हिंदी और इंग्लिश दोनों सेम है। प्लाज्मा भाग कितना परसेंट है? 55%। दूसरा होता है इसका ठोस भाग, ठोस भाग सॉलिड भाग, जिसका नाम क्या होता है? रुधिराणु। कार्पल्स बोला जाता है। कितना भाग है? 45%। बताओ मुझे, इस रक्त के संघटन में अधिक मात्रा लिक्विड की है ठोस की है? लिक्विड की है। लिक्विड की, अतः इसको तरल बोला जाता है। तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं ना अपने। रक्त की प्रकृति तरल। तरल क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर अधिक मात्रा होती किसकी है? तरल की होती है। 55% प्लाज्मा होता है जो तरल मात्रा में होता है। ठोस मात्रा में रुधिराणु होती है जो 45% होती है। अब प्लाज्मा के अंदर देखो क्या होता है? प्लाज्मा गाढ़ा पीला द्रव्य होता है। गाढ़ा पीला द्रव्य। इसके अंदर 90% क्या होता है? जल होता है और कुछ नहीं होता है। 90% क्या होता है इसके अंदर? जल होता है। 90 से 92% जल होता है। 8 से 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों में इसके अंदर कुछ विटामिन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? विटामिन। और वो विटामिन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे संबंधित। तो 90 से 92% तो जल पाया जाता है प्लाज्मा में। और जो कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं ना, उन अन्य पदार्थों में विटामिन पूछे जाते हैं। विटामिन किस प्रकार के? एक तो एल्बुमिन विटामिन पाई जाती है, जो इन सभी विटामिनों में क्या है? ये सर्वाधिक पाई जाती है एल्बुमिन विटामिन। एक पाई जाती है ग्लोब्युलिन विटामिन है, जो किसका काम करती है? प्रतिरक्षी का काम करती है अपने ब्लड के अंदर। हाँ, सुरक्षा करती है अपने। एक होता है हिस्टामिन विटामिन। एलर्जी का काम करती है। ये प्रोटीन होती है, विटामिन नहीं होती, सॉरी। ये प्रोटीन होती है। एल्बुमिन प्रोटीन जो सर्वाधिक पाई जाती है। ग्लोब्युलिन प्रोटीन जो प्रतिरक्षी का काम करती है। हिस्टामिन एलर्जी का काम करती है। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त के थक्के जमाने में काम आती है। जिसके अंदर फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन की कमी हो जाती है ना, उसके अंदर रक्त का क्या नहीं जमता? थक्का नहीं जमता। एक होता है हिपेरिन प्रोटीन। हिपेरिन प्रोटीन होती है जो रक्त के अंदर यानी अपने शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकती है। अरे ब्लड शरीर से बाहर आते जम जाता है ना, अंदर क्यों नहीं जमता? हिपेरिन के कारण। ये अंदर जमने नहीं देती, इसलिए ये भी आवश्यक है। जबकि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये भी आवश्यक है। क्या? ये बाहर आते जमने का काम करती है, बाहर जमना चाहिए। तो हिपेरिन जमने से रोकने वाला है, ये अंदर पाया जाता है, अंदर जमने से रोकता है। ये इतने प्रकार की क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन पाई जाती हैं। तो इनमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे हिपेरिन ब्लड को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, कौन है? ब्लड को शरीर के बाहर जमने से रोकता है, कौन है? फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। एलर्जी से संबंधित प्रोटीन हिस्टामिन। अपने एलर्जी से संबंधित जो प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है हिस्टामिन। एक होती है प्रतिरक्षी से संबंधित प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ग्लोब्युलिन। एल्बुलिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये भाग कौन सा भाग होता है? प्लाज्मा भाग होता है। प्लाज्मा भाग में ये चीजें 90 से 92% तो जल ही होता है। उसका क्या परिणाम? जो अन्य जो प्रोटीन पाई जाती है वो प्रोटीन अपन ने पढ़ ली। एक दूसरा भाग होता है जिसका नाम रुधिराणु होता है, जो कितना % पाया जाता है? और ये ठोस भाग होता है। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और क्या पाए जाते हैं? ये प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स बोल दो, या फिर इसका एक नाम और होता है बिंबाणु। बिंबाणु प्लेटलेट्स बोल दो या बिंबाणु बोल दो, इस प्रकार नाम है। तो रुधिराणु के अंदर 45% ठोस भाग पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लड के अंदर घूमती है। आरबीसी
आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं नाम होता है इसका, डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स को कहते हैं बिंबाणु। याद कर लोगे क्या? ये तीनों ठोस, ये रुधिराणु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ये यानी कुछ ठोस होते हैं जो ब्लड के अंदर घूमते रहते हैं। संख्या में ये 45% भाग होता है। प्लाज्मा लिक्विड भाग होता है 55% होता है। ब्लड बैंक, ब्लड बैंक के अंदर अपन ब्लड रखते हैं क्या? इसका क्वेश्चन बनता है, रक्त को सोडियम सिट्रेट या बेंजोएट मिलाकर, रक्त के अंदर क्या मिलाया जाता है? सोडियम सिट्रेट या बेंजोएट मिलाकर अधिकतम कितने दिन तक है? 30 दिन तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस रक्त को रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर। और एक यूनिट का मान कितने होता है? एक यूनिट का मान है, एक यूनिट का मान होता है 350 ml। ये एक यूनिट होता है। अपन कहते हैं एक यूनिट ब्लड दे के आए हैं, एक यूनिट का मान होता है 350 ml। इसके अब बात करते हैं अपन, देखो जो ठोस भाग है ना, जिसके अंदर रुधिराणु पाया जाता, रुधिराणु के अंदर ठोस भाग 45% है। इन ठोस भागों से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो इन तीनों का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, ये पूरी स्लाइड में इसकी अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं। देखो, आरबीसी लाल रक्त कणिका, आरबीसी को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट, वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्माण कहां होता है इसका? लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। मृत्यु कहां होती है आरबीसी की? प्लीहा बोल दो, तिल्ली बोल दो या स्प्लीन बोल दो, तीनों ही नाम लिखने। कभी कभी ये स्प्लीन हिंदी में लिखा जाता है। तो आरबीसी की मृत्यु होती है प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में, एक ही चीज का नाम है ये। संख्या के रूप में कितनी पाई जाती है? 50 से 55 लाख प्रति 100 ml। प्रति 100 ml के अंदर इसकी संख्या पाई जाती है 50 से 55। याद रख लेना, ये 50 से 55 लाख प्रति 100 ml में आरबीसी पाई जाती है। जीवन काल कितना होता है इसका? 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कार्य क्या होता है इसका? ऑक्सीजन व CO2 का क्या करना? परिवहन करना। अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन जाती है क्या? ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिलती है फेफड़ों के माध्यम से, और उसके बाद पूरे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड को क्यों चाहिए? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है? कोशिकाएं, और कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये आरबीसी है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन व CO2 का क्या करना? परिवहन करना। एक होता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कणिका। सेम जितने कार्य वगैरह इसके है ना, सेम ही चीज इसकी है। देखो, एक अन्य नाम होता है जिस प्रकार इसका इरिथ्रोसाइट नाम है ना, इसका नाम होता है ल्यूकोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का नाम, अन्य नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। निर्माण कहां होता है इसका? पिल्ली अस्थि मज्जा, पिल्ली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसकी मृत्यु क्या हो जाती है? रक्त में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होती है प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन में होती है, जबकि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में हो जाती है। संख्या में ये कितनी होती है? ये होती है 6000 से 9000 प्रति 100 ml। जहां ये लाखों में पाई जाती है, 50 से 55 लाख प्रति 100 ml में, वहीं ये बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, 6000 से 9000 प्रति 100 ml में पाई जाती है। जीवन काल कितना होता है इनका? संख्या में कम पाई जाती है और जिंदा भी क्या रहती है? कम रहती है। तो याद रख लेना, कम जिंदा रहती है इसलिए कम पाई जाती है। भाई जन्मती है, मर जाती है, तो संख्या कम हो गई इनकी। कार्य क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम कौन करती है? ये डब्ल्यूबीसी करती है। इसी प्रकार तीसरा पार्ट है बिंबाणु के रूप में, जिसे प्लेटलेट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का अन्य नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अन्य नाम है, बहुत बार पूछे जाते हैं। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, इनके नाम पूछे जाते हैं। निर्माण कहां होता है? पिल्ली अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। मृत्यु कहां होती है? प्लीहा में। देखो, इसकी मृत्यु और इसकी भी मृत्यु प्लीहा में होती है। संख्या में देखो, 1.5 से 4.5 लाख प्रति 100 ml में पाई जाती है ये। हाँ, जीवन काल 10 से 15 दिन इसका जीवन काल होता है। कार्य क्या होता है इसका? रक्त का थक्का बनाना। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, ठीक है ना? सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा इनसे। आगे अपन बात करते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी महत्वपूर्ण तथ्य। देखो क्या आती है, ये तो है आरबीसी और ये क्या है? अब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से संबंधित एक तो उनका अनुपात पूछा जाता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है? देखो, आरबीसी तो पाई जा रही थी 50 से 55 लाख प्रति 100 ml में ना, वहीं डब्ल्यूबीसी 6000 से 9000 प्रति 100 ml में।
इनका अनुपात पूछा जाता है। अनुपात याद रखना, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1 होता है। हर 600 आरबीसी पर एक क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। ये इनका अनुपात होता है। इसके अंदर देखो, आरबीसी के अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी कोशिका इस प्रकार देखो कुछ नहीं है, एक कोशिका है लाल रंगी जिसको नाम दे दिया गया है आरबीसी, और इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक नहीं पाया जाता तो कुछ के अंदर केंद्रक पाया जाता है, तो वो अपवाद बन गए। जैसे ऊंट और लामा, ये क्या है? ये ऊंट है और ये क्या है? लांबा। ऊंट और लामा है, ये लांबा नहीं है, लामा, ये लामा है। ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक पाया जाता है क्या? तो ये इसके अपवाद हो गए। केंद्रक इनमें आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। ये नहीं है, जिराफ नहीं है, ये ऐसे ही छाप दिया इसने। सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ्यूमा होती है, जो किस में पाई जाती है? उभयचर में पाई जाती है। सबसे छोटी कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग कौन होती है? हिरण होता है। कस्तूरी मृग हिरण होता है। याद रखना, सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है, सबसे बड़ी आरबीसी होती है एम्फ्यूमा, और ये पाई किस में जाती है? उभयचर में पाई जाती है। सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है कस्तूरी मृग में पाई जाती है। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो श्वेत रक्त कणिका नाम है क्या इसका? सबसे, अब डब्ल्यूबीसी देखो कितने प्रकार की होती है। एक डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, जो सबसे क्या होती है? बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी अलग अलग आकार की होती है, सबसे बड़ी होती है जिसका नाम क्या दे दिया? मोनोसाइट। एक होती है न्यूट्रोफिल्स, जो मात्रा में सर्वाधिक पाई जाती है। एक होती है लिम्फोसाइट, जो सबसे छोटी होती है। एक होती है बेसोफिल, जो सबसे कम होती है। 1, 2, 3 और 4, 4 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है सर्वाधिक डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है? सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे कम कौन सी होती है? इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। मोनोसाइट डब्ल्यूबीसी सबसे आकार में सबसे बड़ी है। वहीं बात करें न्यूट्रोफिल से, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी 100% डब्ल्यूबीसी माने ना, तो उसमें 65% कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। लिम्फोसाइट सबसे आकार में सबसे छोटी पाई जाती है। बेसोफिल सबसे कम पाई जाती है। ये इस प्रकार याद रखना, ये 4 प्रकार की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। एक देखो, डब्ल्यूबीसी शरीर का प्रथम सैनिक या पुलिस मैन कहलाता है। ये शरीर की रक्षा करता है क्या? प्रतिरक्षा का काम करता है क्या? रोगों से लड़ने का काम करता है क्या? रोग क्या होते हैं? अपने शरीर के दुश्मन है, और दुश्मन से लड़ने का काम कौन करता है? सैनिक करता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का प्रथम सैनिक या पुलिस मैन कहा जाता है, और कुछ नहीं है। आगे अपन बात करते हैं तो रक्त का सकंदन तंत्र, रक्त का थक्का कैसे बनता है? देखो, अरे अपने कहीं भी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का बन जाता है ना। थक्का बनने के पीछे की प्रोसेस क्या है? ऐसे नहीं है थक्का अचानक बन गया, थक्का अचानक नहीं बनता। 2-4 मिनट समय लेता है ना, समय लेता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के बाद ही रक्त का थक्का बनता है। किस प्रकार है? चोट लगने पर 2 से 7 मिनट में थक्का बनने की रासायनिक प्रक्रिया क्या है? ये रासायनिक प्रक्रिया देखो, खनिज जैसे कैल्शियम की उपस्थिति, ये खनिज है, इसकी उपस्थिति में विटामिन के की क्या होती है? सक्रियता होती है। ये कैल्शियम की उपस्थिति में विटामिन के सक्रिय होता है। एंजाइम की बात करें तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन की क्रिया होती है, और प्रोटीन हाइड्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होती है, साथ में एंजाइम भी होता है ये, और ये एक प्रोटीन भी होता है। ये मिलकर एक इस प्रकार का जाल बना लेते हैं। इस जाल को क्या कहते हैं? थक्का कहते हैं। जैसे ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स है, इस प्रकार ही तो होती हैं। तो ब्लड के अंदर से यही तो निकलती हैं, जाकट लग जाता है वहां। यहाँ क्या होता है? ये सब मिलकर इस प्रकार एक जाल बना लेते हैं। किस प्रकार है? इस प्रकार जाल बना लेते हैं, और इस जाल के अंदर से ये बाहर नहीं आती, ये बाहर नहीं आती, तो यहाँ जाम हो जाती है। क्या जाम हो जाती है? उसे क्या कहते हैं अपन? थक्का, उसे कहते हैं थक्का। ये थक्का है और कुछ नहीं है। देखो और क्या है, ब्लड से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, विकार होते हैं, डिजीज होते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो एनीमिया, आरबीसी की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया, आरबीसी की अधिकता। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आरबीसी की अधिकता से होने वाला रोग कौन सा होता है? पॉलीसाइथीमिया। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग है ल्यूकोपीनिया। डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइटिस होता है, तो उससे उसकी कमी से होने वाला रोग होता है ल्यूकोपीनिया, और वृद्धि से रोग होता है ल्यूकेमिया। सेम ये देखो, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया और ल्यूकोसाइट उसका अन्य नाम है।
हाँ ल्यूकेमिया। तो आरबीसी की अधिकता होती है तो भी रोग, कमी होती है तो भी रोग, डब्ल्यूबीसी की अधिकता होती है तो भी रोग और कमी होती है तो भी रोग। वेरी इंपॉर्टेंट है, चारों रोग है। इसके अलावा रक्त के समूह की खोज की थी, रक्त समूह और एंटीजन। देखो कार्ल लेडस्टीनर 1900 में किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, रक्त समूह है या फिर इसे कहा जाता है ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लेडस्टीनर ने। किस प्रकार की खोज की थी? इसके ऊपर पाए जाने वाले क्या एंटीबॉडी क्या पाई जाती है? ओ के ऊपर ए और बी पाई जाती है क्या? एंटीजन। हाँ एंटीजन के। देखो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? लेडस्टीनर ने। कब? किस आधार पर की? क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप की खोज किसके आधार पर की जाती है? याद रखना एंटीजन के आधार पर की जाती है। किस प्रकार है? अब देखो छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। ये इस प्रकार ब्लड के अंदर क्या पाई जाती हैं? आरबीसी वगैरह पाई जाती हैं। इस प्रकार ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती हैं। ब्लड ग्रुप की खोज होती है एंटीजन के आधार पर, एंटीजन के आधार पर। एक कोई आरबीसी थी जिसके ऊपर इस प्रकार का एंटीजन पाया गया, इस प्रकार का एंटीजन पाया गया। एक कोई आरबीसी थी जिसके ऊपर इस प्रकार का एंटीजन पाया गया। एक कोई आरबीसी थी जिसके ऊपर इस प्रकार का एंटीजन पाया गया। एक कोई आरबीसी थी जिस पर कोई एंटीजन नहीं था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? इनके आधार पर नाम दे दिया गया। बताओ ये पहली आरबीसी है, इसके ऊपर जो एंटीजन है वो ए के आकार का है क्या? इसलिए इस ब्लड ग्रुप को क्या नाम दे दिया गया? ए। एक दूसरी आरबीसी पर जो एंटीजन पाया गया है वो बताओ बी के आकार का है क्या? तो ब्लड ग्रुप क्या नाम दे दिया गया? बी। यहां देखो ए और बी दोनों सामूहिक रूप से एंटीजन है क्या? तो इस ब्लड ग्रुप को, इस आरबीसी को नाम क्या दे दिया गया कि ब्लड ग्रुप ए और बी, ए और बी। इसके ऊपर कोई नहीं है ना, कोई नहीं है तो इसको जीरो नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? जीरो। और इसे ही अपन ओ बोलते हैं और कुछ नहीं। जीरो एंटीजन यानी ब्लड ग्रुप है जीरो यानी ओ। तो ए किस प्रकार, बी किस प्रकार, ए बी और ओ। तो ये देखो रक्त समूह है, रक्त समूह की बात करते हैं तो ये तो ए है, ये बी है, ये ए बी है और ये कौन सा है? ओ। रक्त समूह की खोज कार्ल लेडस्टीनर ने किसके आधार पर की? एंटीजन के आधार पर। जिस पर ए, जिस आरबीसी पर ए प्रकार की एंटीजन पाई गई उसे ए नाम दे दिया गया। जिस पर बी प्रकार की पाई गई उसे बी नाम दे दिया गया। जिस पर ए और बी दोनों एंटीजन पाई गई उसे ए बी नाम दे दिया गया। जिस पर कोई एंटीजन, जीरो एंटीजन पाई गई उसे ओ नाम दे दिया गया। एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होती है इनकी। एंटीबॉडी क्या होती है? जस्ट अपोजिट होती है। ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? बी पाई जाएगी। बी है तो उस पर कौन सी पाई जाएगी? ए पाई जाएगी। देख लो ए ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी देखो क्या है? बी है। और स्मॉल में लिखा जाता है, इनको छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी के अंदर एंटीबॉडी ए पाई जाती है। बताओ ए बी के ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अरे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी इसकी सुरक्षा करने वाले कोई बॉडीगार्ड है, इस प्रकार समझ लो। तो ए अपने साथ बी को रखता है, बी अपने साथ है, ए और बी दोनों है क्या? दोनों है। तो ये तो बोल रहे हैं हम तो दो जने, हमें तो किसी बॉडीगार्ड की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और ओ इसके ऊपर तो एंटीजन भी नहीं है, एंटीजन नहीं है तो इसको तो बॉडीगार्ड की आवश्यकता है। बोलो भैया जी दोनों आ जाओ, क्या आ जाओ? दोनों ही आ जाओ। तो बताओ एंटीजन और एंटीबॉडी याद रह जाएंगे क्या? कौन किसको ब्लड दे सकता है? इसके लिए छोटा सा पहले ये देखो, जो ए बी होता है ना, वो ए बी क्या होता है? सर्वग्राही, सबसे लेता है। ए बी सर्वग्राही सबसे लेता है, जबकि ओ सर्वदाता, सबको देता है। तो ब्लड देने की प्रोसेस की देखे ना तो हमेशा ध्यान रखना सेम को ब्लड देगा, सेम को ब्लड देगा। जैसे किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले को तो दे ही सकता है, बी है बी वाले को दे सकता है, ए बी वाले को ओ वाले के तो दे सकता है। यानी सेम को तो देगा ही देगा, लेकिन और किसको दे सकता है?
ये सर्वग्राही नहीं है क्या? ए बी, अरे ए बी सर्वग्राही नहीं है क्या? इसको दे देगा, सेम सेम को देगा और सर्वग्राही को दे देगा। लेगा किससे? सेम सेम से ही लेगा। और किससे ले सकता है? ये देखो सर्वदाता, ये तो सबको दे सकता है क्या? तो ये सबसे ये सर्वदाता होता है, तो लेने वाला ओ से तो ले सकता ही है और अपने सेम से भी ले सकता है। ये देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, किस से ले सकता है, किसको दे सकता है? सेम सेम को दे सकता है क्या? ए वाला ए को तो देगा ही देगा, इसके अलावा किसको देगा? क्यों? सर्वग्राही होता है, ये तो बोल रहा कोई भी ले आओ उसे, तो सेम सेम को देगा और ए बी को भी देगा, बी को नहीं देगा। बी को तो देगा ही देगा, और किसको देगा? ए बी को, क्योंकि ए बी क्या है? सर्वग्राही है। बी को देगा और ए बी को देगा, ए को नहीं देगा। आगे क्या है? ए बी है, या ए बी को देगा ही देगा क्या? ए बी को ही देगा, सेम सेम को ही देगा। सर्वग्राही भी सेम ही है क्या? सेम ही है, तो ए बी ओ को नहीं देगा। ओ सेम सेम को तो देगा ही देगा, ए बी को भी देगा। ओ किसको देगा? ओ देखो ओ को ही देगा, नहीं सॉरी इधर देखो, ओ क्या है? सर्वदाता, सर्व सब को देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ को भी देगा। सेम सेम को तो देगा ही देगा, ए बी को देगा ही देगा। क्यों? क्या है ये? सर्वग्राही है। और सर्वदाता इसका मतलब ए और बी को भी देगा, यहां ओ भी है, ध्यान रखना है। ए बी ओ सबको देगा। क्यों? ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। लेगा किससे? ये देखो किससे ले सकता है, मैंने बोल दिया सेम सेम से तो लेगा ही लेगा। और ए क्या होता है? ओ क्या होता है? सर्वदाता, ओ से भी ले लेगा। सेम सेम से तो लेगा ही लेगा, किससे ले सकता है? ए से लेगा ही लेगा, और किससे ले सकता है? ओ से ले सकता है। बी नहीं है यहां पर, बी तो ये कट गया हुआ है। सेम सेम से भी लेगा और ओ से भी लेगा, याद रखना। ओ क्या होता है? सर्वदाता है, और किसी से नहीं लेगा। बी से तो लेगा ही लेगा, और किससे लेगा? ओ से लेगा, और किसी से नहीं लेगा। ए बी ये सर्वग्राही है क्या? किससे ले सकता है? ये सबसे ले सकता है। ए बी ओ सबसे ले सकता है। ओ सेम सेम से ही ले सकता है, और किसी से नहीं लेगा, क्योंकि सर्वदाता भी स्वयं ही है। इस प्रकार याद रह जाएगा क्या? इसमें एक दो ये करेक्शन है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया ये तो। अब देखो एंटीजन को ही क्या नाम दिया गया है? प्रतिजन। एंटीजन यानी अपोजिट, एंटीजन या प्रतिजन। अब देखो किसी को ब्लड दिया जाता है, ये एंटीजन या प्रतिजन रक्त समूह का क्या करता है? निर्धारण करता है। अब पहले ब्लड देते थे, कुछ व्यक्ति जिंदा रहते थे, कुछ व्यक्ति मर जाते थे, यही कारण था। तो देखो ब्लड सब में कैसा होता है? लाल ही तो होता है। अपन कहते हैं सब में ब्लड क्या है? लाल। सेम ही तो है, लेकिन सेम नहीं है। सेम होता तो फिर हर व्यक्ति हर किसी को ब्लड देता और जिंदा रह जाता, लेकिन जिंदा रहता है क्या? नहीं। ब्लड देता तो कुछ व्यक्ति जिंदा रहते और कुछ व्यक्ति मर जाते। फिर ब्लड की खोज की कार्ल लेडस्टीनर ने, 1900 ईस्वी की बात है ये। तो पता चला कि इनके ऊपर एंटीजन पाई जाती है, और एंटीजन के आधार पर 4 ब्लड ग्रुप बना दिए गए। क्या बना दिए गए? ये ब्लड ग्रुप बनाने के बाद भी व्यक्तियों की क्या हो रही थी? मृत्यु। यानी ऐसा समझ लो 95% ये ठीक बैठ रहा था, 99% मान लो ठीक बैठ रहा था, 1% फिर भी लोग मर रहे थे। ये इसके पकड़ में भी नहीं आ रहा था कि यार ये एंटीजन खोज लिया। अब देखो पहले जैसे एंटीजन ए है और एंटीजन बी है क्या? एंटीजन ए और एंटीजन बी है। अब ए वाला बी को ब्लड देगा ना, तो ए वाला एंटीजन इस प्रकार तो पाया जाता है, और बी वाला एंटीजन इस प्रकार बीच में आके इसके क्या हो जाता? यहां बंद, ये एक दूसरे को क्या बना लेते थे? बंद बना लेते थे इस प्रकार। और ये ब्लड है जो क्या बन जाता? गाढ़ा बन जाता था, इसलिए ये काम नहीं करता था। इसलिए सेम सेम को देता है, ए बी को देता है। इस प्रकार ये ब्लड ग्रुप बन गए। लेकिन फिर भी 1% लोगों की क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। इसका मतलब कुछ चीज और है इनके अंदर, एक कमी तो और है। उस कमी की खोज करता है ये कुछ समय बाद, जो RH कारक के रूप में पढ़ेंगे अपन। RH कारक जो रेसस नामक बंदर पर खोज की गई थी। तो क्वेश्चन आता है इसका, देखो
ब्लड ग्रुप की खोज किससे, ब्लड ग्रुप का निर्धारण या खोज किससे की जाती है? एंटीजन या प्रतिजन, एक ही नाम है ये दोनों। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी रक्त के आदान प्रदान में भूमिका निभाते हैं। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होती है ना, ये रक्त के आदान प्रदान में भूमिका निभाते हैं। रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, ये बता दिया मैंने। रक्त समूह ओ में कोई, ओ के अंदर कोई ये नहीं होता, क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। जबकि रक्त समूह ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। अब आगे अपन बात करते हैं, देखो किसकी, ये देखो आरएच कारक है, आरएच फैक्टर है, जिसे इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक एक रोग भी होता है, वो भी चेक करेंगे अपन क्या रोग होता है। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लेडस्टीनर। ये तो सेम ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी जिसने, लेकिन एक व्यक्ति और है, कौन है? विनर। इन दोनों ने एक इस प्रकार का एक रिसस नाम का बंदर पकड़ के लेके आए, और बंदर पकड़ के लेके आए, उसके अंदर एक खोज की। इसके अंदर जो एंटीजन पाई गई ना ब्लड ग्रुप के अंदर, ब्लड ग्रुप के ऊपर एक एंटीजन पाई गई, जैसे ये ए है तो ए के ऊपर कुछ और चीजें पाई गई, इस प्रकार है। ये इसने देखा कि यार ये क्या नई चीज है, और ये नई चीज क्या थी? ये आरएच कारक था, जो कुछ में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता, और कुछ में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। इस प्रकार ये आरएच कारक है ना, ये विश्व के अंदर 85% लोग होते हैं ना, इसके अंदर आरएच कारक पाया जाता है, और भारत के अंदर 93% लोग होते हैं जिसके अंदर आरएच कारक पाया जाता है। आरएच कारक बोल दो या आरएच फैक्टर बोल दो, ये इस प्रकार होता है। कोई पुरुष है, इसके अंदर आरएच पॉजिटिव पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ये इस प्रकार ही समझ लो, जैसे पॉजिटिव, कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, क्या हो जाता है? कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। अब ये कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, एक होता है कोरोना नेगेटिव। कोरोना नेगेटिव का मतलब ये स्वस्थ है, पॉजिटिव का मतलब ये बीमार है। अब ये नेगेटिव वाला है ना, ये कोरोना पॉजिटिव वाले को खून दे दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ये तो बीमार को दे रहा है, ये तो स्वस्थ ही है। और नेगेटिव वाला नेगेटिव को दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बीमार को बीमार नहीं दिया है। लेकिन ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे दे तो ये भी बीमार हो जाएगा, और ये बीमार हो जाएगा तो इसकी भी मृत्यु होगी, इसकी भी क्या हो जाएगी? ये सेम यही है आरएच कारक। पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वाला है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ संबंध बना लेता है ना, तो उसमें कुछ न कुछ दिक्कत हो जाती है। क्या दिक्कत होती है? देखो इधर एक व्यक्ति है जिसका ब्लड क्या है? आरएच, और इधर एक महिला है जिसका ब्लड क्या है? आरएच नेगेटिव। विवाह का अयोग्य जोड़ा है ये। इस जोड़े का पंडित जी को भी पता नहीं चलता कि विवाह का जोड़ा सही है या गलत है। देखो पुरुष पॉजिटिव है, महिला नेगेटिव है। क्वेश्चन आता है ये, क्वेश्चन आता है ये कि पुरुष आरएच पॉजिटिव होता है, एक महिला आरएच पॉजिटिव, याद नहीं रहता है। याद रखना, पुरुष होते हैं ना वो हमेशा कैसी सोच रखते हैं? पॉजिटिव सोच रखते हैं, और महिला नेगेटिव सोच रखते हैं। महिला इतनी नेगेटिव सोच रखती है, अपन बोल देना कि आपको एक बात बताऊं क्या, फिर आप बोलते हैं नहीं 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 बताऊंगा, फिर पूरे दिन कान खाएगी, बता बता, बात हो ही नहीं चाहिए। और अपन कहते ना बता मेरे के लिए, आप इतना पॉजिटिव है ना बता, क्यों बेरो अपन थोड़ी देर बाद आप ही बता सी आप जी। तो ये पुरुष आरएच पॉजिटिव होता है और महिला आरएच नेगेटिव होती है। इनके प्रथम संतान की उत्पत्ति होगी, प्रथम संतान की उत्पत्ति होगी, वो संतान बिल्कुल स्वस्थ होगी। क्या होगी? बिल्कुल स्वस्थ होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। संतान आरएच पॉजिटिव पैदा होगी, बिल्कुल होगी। जिस प्रकार मैंने कोरोना पॉजिटिव वाला उदाहरण बताया था, पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव का इफेक्ट लेके आएगा। तो प्रथम संतान आरएच पॉजिटिव पैदा होगी। रोग है, संतान आरएच पॉजिटिव पैदा होगी, प्रथम संतान के कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब नेक्स्ट संतान होगी ना, उस संतान या तो वो गर्भ के अंदर ही मर जाएगी या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव है ना, इनसे संबंधित एक रोग हो जाता है, जिस रोग का नाम क्या है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये रोग हो जाता है। इसका इलाज भी है। प्रथम संतान होने के बाद, फर्स्ट संतान होने के बाद 24 घंटे के भीतर एक टीका लगता है। अगर वो टीका लग जाता है ना, तो फिर आगे वाली संतानों में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर वो नहीं लगता है, फिर आगे वाली कोई भी संतान जिंदा नहीं रहेगी। और उस रोग को क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। उपचार हेतु एंटी आरएच या RH0 या IGH का क्या लगता है?
यही वो टीका है जो 24 घंटे के भीतर लगाना होता है। आगे देखो, अपने शरीर के अंदर जो ब्लड है वो ब्लड किस में घूमता है? रक्त वाहिनियों में। क्या ये रक्त है? ये वाहिनियों यानी छोटी छोटी पाइपलाइन है और कुछ नहीं है, उनमें ब्लड अपना सर्कुलेट होता है। क्या ये वाहिनियां दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक तो धमनी जिसे क्या कहा जाता है? एरेटरी, और एक होती है सीरा जिसे वेन कहा जाता है। धमनियों के अंदर हमेशा ध्यान रखना कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है, जबकि शिराओं में अशुद्ध। अब शुद्ध और अशुद्ध को किस प्रकार विभाजित किया गया है? शुद्ध और अशुद्ध। अरे ये थोड़ी है इसके अंदर शुद्ध और इसके अंदर मैला रक्त है, ऐसी बात नहीं है। तो शुद्ध और अशुद्धता का किस प्रकार निर्धारण किया गया है? शुद्ध और अशुद्धता का कुछ नहीं है, इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त है और इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसके अंदर समझ लो CO2 युक्त रक्त है। जिस रक्त के साथ ऑक्सीजन है वो तो शुद्ध रक्त है, जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं है वो कैसा रक्त है? अशुद्ध रक्त है। बस शुद्धता का यही फैक्टर और कुछ नहीं है। दिशा हमेशा ध्यान रखना, हृदय से अंगों तक जो रक्त जाता है ना वो किस में जाता है? ये हृदय है, ये हृदय पंप करेगा और पंप करके पाइपों से अपने शरीर के अंगों में रक्त भेजेगा, और भेजेगा किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। हृदय से अंगों तक जा रहे हैं ना, हृदय से अंगों तक, इसका जस्ट उल्टा काम है शीरा का। ये क्या करेगा? अंगों से हृदय को रक्त लाके देगा फिर से। तो रक्त हृदय से अंगों तक जाता है धमनी के माध्यम से, और अंगों से हृदय तक आता है शीरा के माध्यम से। रक्त शुद्ध है, बताओ किसकी वजह से? ऑक्सीजन। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो वो तो कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। और किस में बहता है? धमनी में बहता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, तो वो रक्त कैसा हो जाता है? अशुद्ध। और किस में बहता है? शिरा में बहता है। अपवाद, एक होती है पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी, वैसे धमनियों में कैसा रक्त बहता है? लेकिन एक पल्मोनरी धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है, इसलिए ये क्या हो गया? ये अपवाद होगी। इसी प्रकार एक अपवाद इसमें भी है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है क्या? लेकिन एक पल्मोनरी शिरा होती है जिसके अंदर कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। देखो शरीर की गहराई में पाई जाती है ये, इनके अंदर उच्च रक्त दाब होता है। ये शरीर की गहराई के अंदर पाई जाती है। अपने नॉर्मली शरीर को देखें तो अपने को क्या नजर नहीं आती? धमनियां नजर नहीं आती। क्यों? कि ये शरीर की गहराई में पाई जाती है। इनमें कैसा रक्त दाब होता है? उच्च रक्त दाब। उच्च रक्त दाब क्यों होता है? तुम चारों को बाहर निकालूंगा मैं। उच्च रक्त दाब क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर रक्त कहां से जाता है? हृदय से। और हृदय का काम क्या होता है? पंप करना। यानी अपने शरीर के अंदर ऐसे समझ लो मोटर है, ये पानी की जिस प्रकार मोटर होती है ना, इस प्रकार ब्लड की मोटर है। मोटर के अंदर से पानी गुजरने के बाद पानी की स्पीड बढ़ती है क्या? सेम यही प्रोसेस ये होती है। हृदय के अंदर से रक्त होके जा रहा है ना, तो उस रक्त का प्रेशर अधिक है, और वो रक्त जा रहा किस में रहा है? धमनियों में। इसलिए इसके अंदर कौन सा रक्त दाब होता है? उच्च रक्त दाब होता है। सबसे बड़ी महाधमनी होती है जो एब्डोमिनल एरोटा नाम है इसका। सबसे बड़ी महाधमनी का नाम क्या है? महाधमनी, ये इसका इंग्लिश नाम है। इसी प्रकार इधर देखो, अपवाद हो गए। स्थिति, शरीर की सतह पर पाई जाती है, इसके अंदर कम रक्त दाब होता है। सबसे बड़ी पश्च महाशिरा होती है, ये शरीर के ऊपर पाई जाती है। जो अपने डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन वो किस में लगाते हैं? शीरा में ही लगाते हैं। ये ऊपर जो अपने हरी हरी नजर आ रही है ना, ये क्या है? ये शीरा ही है। तो ये धमनी और ये शीरा याद रख लेना, इतना ही मामला है और कुछ नहीं है। ये क्या है अपना? हृदय। अपना ये हृदय से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखो, हृदय पाया कहां जाता है? वक्ष का गुहा में। और बाईं ओर पाया जाता है क्या? बिल्कुल अपने बाईं ओर पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है। इधर देखो, रक्त के अंदर वजन कितना होता है? 300 ग्राम। और इसके चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है, पेरिकार्डियम में झिल्ली पाई जाती है। समय चक्र की बात करें तो धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। पंपिंग क्षमता 4.5 से 5 लीटर पर मिनट है। पर मिनट के अंदर ये कितना लीटर रक्त को पंप कर देता है? 4.5 से 5 लीटर प्रति मिनट रक्त को पंप कर देता है। और क्या क्या चीजें हैं? एक होता है इसके अंदर देखो पेशीय अंग।
जिसे मायोजेनिक कहा जाता है, एक होता है पेस मेकर या विषय कहा जाता है एस ए नोड, दाएं आलिंद पर पाया जाता है, जो धड़कन का क्या करता है, नियंत्रक होता है, एस ए नोड होता है ये। और क्या है, कृत्रिम हृदय, जार्विक सेवन, रॉबर्ट जार्विक द्वारा निर्मित किया गया था। कृत्रिम हृदय की बात करें तो ऐसे नोड पाया जाता है। देखो इस प्रकार अपन खड़े होता है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये दायां हो जाता है और ये क्या हो जाता है, बायां हो जाता है। इसके अंदर देखो पेसमेकर दाएं आलिंद में पाया जाता है। इसके इस प्रकार चार भाग किए जाते हैं। ऊपर होता है आलिंद, आलिंद, और नीचे होता है निलय। क्या होता है, निलय। अब इधर होता है, ये तो जाए दायां आलिंद, इधर होता है ये कौन सा, बायां आलिंद, इधर दायां निलय, इधर बायां निलय। इस प्रकार चार कोष्ठकों में विभाजित होता है ये कहां पाया जाता है, दाएं आलिंद में। क्या, ऐसे नोड या पेस मेकर यहां पाया जाता है, जो इस हृदय की धड़कन का क्या करता है, ये नियंत्रक होता है, ये हृदय धड़कन का। अब देखो ये हृदय के अंदर कोष्ठक पाए जाते हैं ना, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मछली के अंदर कितने कोष्ठक हैं, 2, मेंढके के अंदर 3, पक्षी और मनुष्य के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कॉकरोच के अंदर ध्यान रखना 13 कक्षक होते हैं, यानी 13 कोष्ठक होते हैं, कॉकरोच के अंदर सर्वाधिक होते हैं। केंचुआ होता है ना, इसके अंदर 1 से अधिक हृदय होते हैं। कक्षक यानी कोष्ठक अलग है, हृदय अपने तो कोष्ठक पाए जाते हैं, हार्ट तो एक ही पाया जाता है अपने अंदर, लेकिन कोष्ठक की बात करें तो मछली में 2, मेंढके में 3 और पक्षी और मनुष्य में 4 पाए जाते हैं। कॉकरोच के अंदर 13 कक्षक पाए जाते हैं, यानी एक हार्ट होता है जो 13 भागों में विभाजित होता है और कुछ नहीं है। जबकि केंचुआ होता है ना, इसके अंदर 1 से अधिक हार्ट होते हैं, एक हार्ट फेल हो जाता है, दूसरा चालू हो जाता है उसके। अब देखो भ्रूण होता है ना, भ्रूण, इसके अंदर जो श्वसन होता है या हार्ट है, हृदय धड़कन है, हृदय धड़कन से संबंधित है। भ्रूण के अंदर 150 पर मिनट क्या होता है, हृदय की धड़कन होता है। वयस्क के अंदर हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। हाथी के अंदर 1 मिनट में 25 बार हृदय धड़कता है। छछूंदर के अंदर 1 मिनट में 800 बार हृदय धड़कता है। एक होता है स्पिग्नोमेनोमीटर, जो किसका काम करता है, बीपी मापक या ब्लड प्रेशर। बीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्लड प्रेशर, बीपी मापक, स्पिग्नोमेनोमीटर। सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। सामान्य जो नॉर्मली रक्तचाप होता है ना, वो 120 और 80 का मतलब क्या होता है, ये डॉक्टर लेके आता है ना, अपने यहाँ बाहों पर एक लेता है और फिर एक पंप इसके अंदर हवा भरता है, यही स्पिग्नोमेनोमीटर है। इसके अंदर एक मीटर लगा होता है और मीटर के अंदर पैमाना होता है। पैमाना का मतलब 80 से लेकर है, यानी 120 से लेकर 80 तक का जो पैमाना है ना, वो क्या होता है, नॉर्मल माना जाता है। तो ये रक्तचाप होता है नॉर्मल, सामान्य रक्तचाप माना गया है। 80 से 120 से 80 का पैमाना है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 से ऊपर चला गया तो इसे क्या कहेंगे, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर यानी बीपी अधिक है। अपन बोलते हैं ना बीपी अधिक हो गई, बीपी कम हो गई, तो ये बीपी यानी ब्लड प्रेशर की बात कर रहा है। 120 से ऊपर यानी हाई बीपी और 80 से कम हो गई तो लो बीपी। सामान्य तो 120 और 80 है, इससे ऊपर ठीक नहीं, इससे नीचे भी ठीक नहीं। स्टेथोस्कोप है जो ये डॉक्टर रखते हैं ना, कानों के लगाते हैं, ईयरफोन सा, वो स्टेथोस्कोप होता है। हृदय धड़कन, लब डब, हृदय जो धड़कन है उसको सुनने के लिए काम में लेते हैं। हृदय धड़कन की आवाज किस प्रकार आती है, लब और डब के रूप में आती है। एक करवाई जाती है ईसीजी, हृदय से संबंधित ईसीजी करवाई जाती है। फिल्मों में आप देखते होंगे इस प्रकार का मीटर चलता है और ये थोड़ी देर के बाद में इस प्रकार सीधी लाइन हो जाती है और कहते हैं ले जाओ इसको। ये क्या होती है, ये ईसीजी जांच होती है। ईसीजी जांच किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है, हृदय की धड़कन से संबंधित है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। यहां ऑप्शन में ग्राम आएगा, ये भी गलत है यार, ये ग्राम है, यहां पर ग्राफ नहीं, हाँ ग्राम है। ये देखो दिखने में इस प्रकार लग रही है ना, ये ग्राफ सा, लेकिन ये ग्राफ नहीं है, इसकी फुल फॉर्म में ये ग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। अपने को लगता है कि यार ये ग्राफ सा नजर आता है, लेकिन ये ग्राफ नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सही है, ये ग्राम ही रहेगा। अब इससे क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, देखो सामान्य मनुष्य के शरीर का रक्तचाप क्या होता है, 120 से 80 होता है। सर्वदाता ओ होता है। और क्या है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। एक चीज मैंने बताया नहीं आपको,
देखो ब्लड ग्रुप कितने थे अपने, 4 थे अपने। ब्लड ग्रुप थे 4, ए बी, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप 4 ही थे, लेकिन उसके बाद RH फैक्टर की खोज हुई नहीं, RH कारक की खोज हुई। RH कारक से पता चला कि एक पॉजिटिव नाम का और होता है, यहां से ब्लड ग्रुप 8 बन गए। फिर एक तो होता है ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। जिसमें RH कारक पाया जाता है उसको क्या नाम दे दिया गया, प्लस। और जिसमें नहीं पाया जाता उसको नेगेटिव। तो ब्लड ग्रुप ए के अंदर भी कुछ में पाया जाता होगा, तो पाया जाता है उसको प्लस, नहीं पाया जाता उसको माइनस। इसी प्रकार इसको, इसी प्रकार ए बी प्लस और ए बी माइनस, इसी प्रकार ओ प्लस और ओ माइनस। बोलो कितने ग्रुप बन गए, 8 बन गए। तो RH कारक से पहले 4 ब्लड ग्रुप थे और RH कारक की खोज होने के बाद 8 ब्लड ग्रुप बन गए। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। सर्वदाता ओ को कहा जाता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं एंटीबॉडी बनती है, बॉडी यानी बॉडी कार्ड का काम करती है ये। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। मानव हृदय में कितने कपाट या कोष्ठक पाए जाते हैं, मानव हृदय में 4 पाए जाते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाने वाला तत्व है लोहा, आयरन। मनुष्य के शरीर के बाहर का रक्त कितना होता है, मनुष्य के वजन का 7% उसके अंदर रक्त पाया जाता है। वैसे 5 से 6 लीटर। रक्त का रंग लाल होने का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, ये रक्त में पाया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है प्लेटलेट्स। नवजात शिशु की नब्ज दर कितनी होती है, 120 से 160 होती है, कोई फिक्स नहीं होती है, लगभग 150 मानी जाती है। ये मानव शिशु की जो नब्ज दर होती है ना 150 पर मिनट मानी जाती है। रक्तचाप को मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्पिग्नोमेनोमीटर होता है। रक्त को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है, संयोजी तरल उत्तक है, ठीक है ना, तरल संयोजी उत्तक है। ECG का उपयोग रोग की किसकी पहचान में किया जाता है, हृदय रोग। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है नहीं है, ग्राम में, ये याद रखना। पेसमेकर किससे संबंधित होता है, हृदय से संबंधित है। हृदय घात का क्या कारण है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अपना जो ब्लड है ना वो ब्लड किससे होकर गुजरता है, धमनियों से और शिराओं से। जो अपनी धमनी होती है ना, जो किससे जुड़ी होती है, हृदय से। हृदय से अंगों तक रक्त ले जाने का काम किसका होता है, धमनियों का होता है। अपन जो भी क्या करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं ना, या जितने भी चिकनाई खाते हैं, संतृप्त या असंतृप्त वसा खाते हैं, वो क्या होता है, इन धमनियों में जाके इस प्रकार जम जाता है, इस प्रकार जम जाता है। ये इस प्रकार जम जाता है, जो फास्ट फूड या चिकनाई जो वसाई होती है ना, वो इस प्रकार जम जाती है। अब जो ब्लड है, वो ब्लड का प्रेशर जो पहले धमनी थी उसके हिसाब से ही तो था। जिस प्रकार एक पानी की मोटर है, जैसे ये क्या है, ये एक पानी की मोटर है, इस मोटर का ये पाइप है, ये जितनी इसकी पावर थी उसके हिसाब से ये मोटाई थी ना। अपने इस पानी की पाइप को आगे से पिचका दें तो पानी बताओ आगे तेज दौड़ेगा क्या, तेज दौड़ेगा, क्योंकि इसकी मोटाई क्या कर दी अपन ने, कम कर दी। अब यहां देखो, धमनियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, तो बताओ इसके अंदर से ब्लड जाएगा वो धीरे जाएगा या तेज जाएगा, तेज जाएगा। यहां से पिचक चुकी है क्योंकि पीछे मोटर लगी हुई है, पीछे पंप कर रहा है हार्ट है, और पंप हार्ट तो उतना ही करेगा जितना पहले कर रहा था, तो ये प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से ये धमनियां क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, और धमनियां फटना ही हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयघात कहते हैं। किसकी वजह से होता है ये कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदयघात किसकी वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है। हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड का समय लगता है एक बार धड़कने में। नाड़ी दर का पता किस धमनी से चलता है, रेडियल धमनी से नाड़ी दर का पता चलता है। कौन सा रह गया, लाल रक्त कोशिका उपस्थित होता है प्लाज्मा में। तो ये अपना देखो टॉपिक था, अच्छा टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। थोड़ा सा ब्लड का टॉपिक लेंथ है ये, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स हैं इनके अन्य नाम क्या होते हैं, जीवन काल क्या होता है, इन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है, इन सबको याद कर लेना। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।